का पहला कदम है एक बार फिर, और हमने बात की थी सेविंग बैंक अकाउंट की। आप बैंक में कई तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं, कई तरह से आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। हमने आपसे एफडी के बारे में भी चर्चा की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी की। ये काफी पॉपुलर डिपॉजिट है और इसकी वजह यह है अनिल, खास तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारी इनकम है वो हर महीने आती है, कुछ लोगों को हर हफ्ते आती है या इंटरमिटेंट पैसे मिलते रहते हैं। तो आप एक मुश्त अगर जमा नहीं कर सकते पैसे तो हर महीने का एक नियम बना सकते हैं और आरडी इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है। बिल्कुल, और वो कहते हैं कि अगर नौकरी सलामत रहे और लंबे समय तक आपकी सैलरी आती रहे तो फिर आरडी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सही है जिन्हें हर रेगुलर इंटरवल पर हर एक नियत समय पर कमाई होती रहती है और उस कमाई का एक हिस्सा वो बचाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, ताकि एक कोई भी स्पेसिफिक उनका फाइनेंशियल गोल है कि अगर 5 साल या 10 साल बाद मुझे इस चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो रिस्क ना लेना चाहें, तो आरडी से बढ़िया यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट से बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे अगर पड़े रहते हैं तो खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। उससे अच्छा हो कि पैसे जैसे ही आए तो उसको महीने की शुरुआत में ही अगर कहीं और ट्रांसफर कर दे आरडी में, और पता है कि वहां से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक मैच्योर ना हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जितनी भी लंबी आपने डिपॉजिट कर रखी है, तो वो पैसे बच जाते हैं, एक तरीके से फोर्स सेविंग हो जाती है। हाँ, और सबसे बढ़िया बात प्रदीप इसमें ये कि एक तो पीरियड आप चाहे जितना रख सकते हैं, चाहे तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक की भी आरडी होती है, तो लंबे समय के लिए रख सकते हैं। और दिक्कत क्या होती है कि अगर आप लंबे समय के लिए फिक्स इनकम में पैसा डालना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, तो अगर आपने छोटे छोटे समय के लिए की तो आपको पता नहीं कि फिर बाद में ब्याज दरें कम ज्यादा हो गई, तो खासतौर से हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहां पता है कि लॉन्गर टर्म में ब्याज दरें कमी होनी है, तो आरडी में आज आप 10 साल की आरडी कीजिए, 10 साल तक के लिए आपका ब्याज फिक्स हो गया कि इसी ब्याज से आपको पैसा मिलता दिखेगा। तो जब ब्याज दरें नीचे जाने का एक संकेत हो तो लंबे समय के लिए आरडी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और जब ऊपर जाने वाले हो तब आरडी ना करें या 6-6 महीने की करते रहे। हाँ, फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर आप हायर इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर, हाँ, ये जरूर है कि अगर 10 साल में कभी ऊपर भी होंगी ब्याज दरें, कभी नीचे भी होगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आपको ट्रेंड क्लियर है, जैसा कि हिंदुस्तान में है कि भाई धीरे धीरे ब्याज दरें नीचे जानी ही है, तो फिर ऐसे में आरडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन 10 साल तो खैर बहुत लंबा पीरियड हो गया। 10 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो पता नहीं, शायद बैंक डिपॉजिट सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं शायद उन्हीं लोगों के लिए कि जिन्हें रिस्क नहीं लेनी, मतलब बहुत सेफ रहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो हम हर बार कहते हैं कि शायद इक्विटी 10 साल के लिए सबसे बढ़िया एसेट क्लास है, लेकिन इक्विटी की अपनी रिस्क है। बहुत लोग चाहते हैं कि हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी, भाई हमारा प्रिंसिपल सेफ रहे, बैंक में पैसा लगाएं, तो उन लोगों के लिए ये शायद सही हो सकता है कि लंबे समय के लिए। और दूसरी बात, अगर आप बहुत श्योर होना चाहते हो कि आज सपोज आपने आरडी शुरू की, 10 साल बाद आपको एक्स अमाउंट चाहिए कि इतना पैसा मेरे पास आना ही चाहिए, 10 साल बाद मुझे इस काम के लिए इतना पैसा लगेगा, तो वो श्योरिटी आरडी में ही है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ पैसा तो आप बैंक में रखते ही हैं या फिक्स्ड इनकम में या रिस्क फ्री तरीके से रखते ही हैं, पूरे पे तो रिस्क लेते नहीं, इसलिए किसी के लिए भी ये आरडी एक काफी अच्छा विकल्प हो सकता है, किसी को भी पैसे अगर लगाने हो तो। और इसकी ड्यूरेशन भी आप तय कर सकते हैं कि एक तो अवधि कितने समय के लिए लगानी है और कितने इंटरवल पर। ज्यादातर लोग मंथली आरडी करवाते हैं कि जैसे हर महीने कमाई आई आरडी में चली गई, कुछ लोग क्वार्टरली भी करते हैं, हाफ ईयरली भी करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस कमाने वाले लोग हैं या छोटा मोटा काम काज करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, किराने की दुकान चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग डेली आरडी भी करते हैं और वो हर रोज 100 रुपए की आरडी करेंगे, 500 रुपए की आरडी करेंगे, 50 रुपए की आरडी करेंगे। तो रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा जरूरी नहीं कि महीने के महीने ही किए जाए, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आपके पास पैसे आ रहे हैं, जिस इंटरवल पर पैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से कर लीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त है आरडी में, ये बात सही है। लेकिन हाँ, एक बार आपने शुरू कर दी तो फिर पूरे पीरियड के लिए करना जरूरी हो जाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आरडी में है वो ये कि आपको ये निश्चित होना जरूरी है कि जितने समय के लिए आप आरडी करा रहे हैं वो कमाई आपकी बरकरार रहनी चाहिए। बीच में कहीं ब्रेक लग गया तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो अगर ब्रेक लग ही जाता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी, थोड़ा कम इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पैसे डूब जाएंगे। हाँ, डूबेंगे तो नहीं, बिल्कुल ब्याज कम हो जाएगा, शायद ब्याज आपको थोड़ा कम मिलेगा, जितनी अवधि तक आपने किया उसके हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा और उस पर कुछ पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो ये जरूर एक सवाल हो सकता है कि किसी ने अगर तय किया कि चलो 5,000 की आरडी करते हैं, तो या तो उनको ऐसा लगे कि सेविंग कम हो रही है या तो उनको लगे कि नहीं सेविंग तो ज्यादा हो रही है, 5 क्योंकि 10 भी कर सकते थे।
हाँ, ये बहुत बार होता है कि आप अपनी फ्यूचर इनकम अगर बढ़ने वाली खास तौर से तो उसका अंदाजा न लगा पाए और फिर आपको लगता है कि यार इनकम तो बढ़ गई, एक और आरडी खुलवा लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, एक कंपैरिजन जो करना जरूरी है कि आरडी और एफडी में क्या फर्क है। फिक्स डिपॉजिट जनरली आज मेरे पास पैसा है, मैंने फिक्स डिपॉजिट करा लिया, मैं ये सोच सकता हूँ कि आरडी में जो दिक्कत है उसको दूर करने के हिसाब से अगर मैं बार बार फिक्स डिपॉजिट ही कराऊं तो क्या दिक्कत है। फिर उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास इतनी एफडी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी एफडी कब मैच्योर हो रही है और ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये रेगुलर इनकम जो आ रही है उसको हैंडल करने के लिए आज से आरडी ज्यादा ठीक लगती है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी भी खास पर्पज से पैसे जमा करने का ये एक शायद सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। इनफैक्ट इवन अगर कोई शेयर बाजार में ही पैसे लगाना चाहते हो और उसको इंतजार है कि कब बाजार गिरेगा तो तब तक वो पैसे सेव करते रह सकते हैं और जब फिर मौका मिले तो निवेश करें, और तब तक सेविंग बैंक में रखने की जगह अगर आरडी में रखें तो पैसे ज्यादा काम आएंगे। बिल्कुल। तो आरडी में एक बेनिफिट जरूर है कि आपको आपकी इंटरेस्ट रेट लॉक हो गई लंबे पीरियड के लिए। पैसा भले मैं आज डाल रहा हूं और आज सपोज मुझे बैंक कहता है कि आपकी 10 साल की आरडी पे मैं 11% ब्याज दूंगा, अब मैं 5 साल बाद भी डालूंगा तो भी मेरा 11% फिक्स है, जितना पीरियड रखूंगा उतने के लिए। अब इसमें लोगों को लगता है कि बेनिफिट क्या टैक्स के हो सकते हैं। टैक्स का कोई बेनिफिट है नहीं, जो नॉर्मल टैक्स आपको लगता है वही आपको टैक्स देना होगा। 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, उससे ज्यादा पर टीडीएस लगेगा। अगर टीडीएस बचाना चाहें तो वो आपको फॉर्म भर के बैंक को देना है। तो टैक्स बेनिफिट आरडी में कोई है नहीं, एफडी में कोई है नहीं, तो टैक्स तो आपको जो लगना है वो लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ब्याज दरें आपकी फिक्स हो गई लंबे समय के लिए, वो एक बड़ी आराम की बात है। तो टीडीएस भी कटेगा और जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी आपको आपके इनकम में से कटेगा। लेकिन एक बात और भी अगर आप देखें तो अगर आपने मान लीजिए 5 साल की आरडी कर दी तो 5 साल बाद आपको पूरे पैसे मिलने वाले हैं जी, तो उसका टैक्स फिर 5वें साल में ही लगेगा या हर साल, चूंकि इंटरेस्ट तो आपको हर साल आपके अकाउंट में शायद ऐड होता जाएगा? 5वें साल, क्योंकि जब आप वो पूरे पीरियड के बाद जब आपके पास प्रिंसिपल आएगा और जब आपके पास इंटरेस्ट आएगा तब आपको ब्याज तब आपको उस पर टैक्स भरना है। तो 5 साल के अंत में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बना, जो भी ब्याज का अमाउंट बना, तो ब्याज के अमाउंट पे टैक्स भर दीजिए। और ये 2 तरीके से हो सकती है आरडी। एक तो फिजिकल तरीका जो पुराना हम सब जानते हैं कि आप बैंक में जाइए, फॉर्म मांगिए, आरडी का फॉर्म बैंक देगा, फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर दीजिए, भर दीजिए, जो डिटेल मांगी जा रही है नॉमिनेशन कर लीजिए, सारी डिटेल दे दीजिए, अमाउंट कितने समय के लिए, कितना रुपया, क्या ब्याज दर, और ये समय खत्म होने पर आपके पास अमाउंट कितना आएगा, वो सारी डिटेल्स उस आरडी में हो जाती। तो ये फिजिकल तरीका है। बिल्कुल। और केवाईसी और फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती हैं, तो जाहिर है कि अगर आप आरडी करने जाएंगे तो वहां भी केवाईसी होगी। हाँ, अगर आपने जनरली आप क्या करते हैं, आरडी कहाँ करवाते हैं? जिस बैंक में ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है। और जनरली आरडी में हम एक चीज और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब आप रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी करवाते तो ऐसे बैंक में कराइए जो शेड्यूल बैंक है, सरकारी बैंक है, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि आप लंबे समय के लिए अगर करा रहे हैं तो बैंक की सेफ्टी, कोई कोऑपरेटिव बैंक हुआ या अनशेड्यूल बैंक हुआ तो थोड़ी सी रिस्क रहती है, भले वो ब्याज थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। तो बेहतर ये कि शेड्यूल बैंक में खुलाएं। और जब अगर आपका ऑलरेडी वहां अकाउंट है तो केवाईसी आपने की हुई है तो फिर से अलग से करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन किसी नए बैंक में जाकर, नए बैंक से मतलब मेरा है कि किसी बैंक में आप पहली बार जाकर आरडी करवा रहे हैं तो केवाईसी तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये भी कि ऑनलाइन भी आजकल तो सारे बैंक्स धीरे धीरे सब इंटरनेट पर आ चुके हैं और सारी फैसिलिटी है, तो बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन ही बैठे बैठे कर लीजिए। और मोबाइल पर भी, जैसे कि हमने आपको एफडी करने के बारे में बताया था, आप अपने मोबाइल से चाहें तो आरडी भी कर सकते हैं और 5 मिनट भी नहीं लगते इसको करने के लिए, अगर आपके पास आपने ऐप डाउनलोड कर रखा हो तो बहुत ही आसान है एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलना। आपको बेहतर इंटरेस्ट मिलेगा, बेहतर रिटर्न मिलेगा। जो पैसे सेविंग बैंक में आपने किसी खास मकसद से रखे हों उनको आप ट्रांसफर करें आरडी में या एफडी में। तो ये आरडी खोलने का एक पूरा तरीका जो हमने आपको बताया। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब हम बात करेंगे बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए एक बहुत ही खास एलिमेंट की। आपने बैंक में पैसे तो डाल दिए, लेकिन निकालेंगे कैसे, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो एक बात रही। इसके अलावा दूसरा जो आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है कार्ड।
डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। पहले बैंक एटीएम कार्ड इशू करते थे जो सिर्फ एटीएम पे पैसे निकालने के लिए चलता था। अब अमूमन सारे बैंक डेबिट कार्ड ही देते हैं। एटीएम कार्ड तो हिस्ट्री हो गया। बिल्कुल, एटीएम कार्ड में सिर्फ आप एटीएम में जाकर पैसा निकालने का काम कर सकते थे, यानी कि बैंक की ब्रांच में जाने के बजाय आप एटीएम पर चले जाएं पैसा निकाल। लेकिन डेबिट कार्ड के फायदे बहुत है और बहुत काम आने वाली चीज है। एक्चुअली लाइफ इतनी आसान की है डेबिट कार्ड ने कि पूछिए मत। पहला तो ये कि अगर मुझे कभी भी कहीं भी कैश विड्रॉ करना है एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से जाकर किसी भी एटीएम से कर सकता हूं। और आजकल तो कई ज्यादातर बैंक दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसा निकालने की फैसिलिटी देते हैं। अब उसकी लिमिट्स है, कुछ चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी तो है। तो सबसे पहला काम तो है कि कैश विड्रॉल का काम आपका डेबिट कार्ड से हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोई इस्तेमाल करना है, शॉपिंग करनी है, आजकल तो ऑनलाइन और ई कॉमर्स का जमाना है, अगर कोई भी शॉपिंग करनी है आप अपना डेबिट कार्ड के जरिए कर लीजिए। तो क्रेडिट कार्ड हो ना हो जरूरी नहीं, अगर डेबिट कार्ड है तो ये काम आ जाता है। ये भी एक बड़ा फायदा है। और आजकल तो सारे लोग तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल करते ही हैं, तो सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी होते, लेकिन डेबिट कार्ड से आप बड़ी आसानी से सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से। और दुकानों पे भी या शॉपिंग मॉल में जाकर के आप पेमेंट करने के लिए भी डेबिट कार्ड की तरह ही इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाकर भी आप बिल देने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है प्रदीप कि जब आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप खर्चा उतना ही कर सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। उसके बियॉन्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका अपने ऊपर खर्चों पर कंट्रोल है कि उससे ज्यादा, अगर सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए है तो मेरा डेबिट कार्ड मुझे उतनी ही लिमिट देगा, चाहे मैं कैश विड्रॉ करूं, चाहे ऑनलाइन कोई शॉपिंग करूं, चाहे किसी मॉल में जाकर कुछ खरीदारी करूं या होटल में खाना खाऊं, मेरी लिमिट उतनी है जितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा। तो एक्स्ट्रा खर्चा जो करने का एक डर रहता है लोगों में कि क्रेडिट कार्ड है तो अनाम शनाम खर्चा हो जाता है। और खासतौर से अगर आपको अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को देना हो क्रेडिट कार्ड तो वो कितना रिस्की हो सकता है, उसके बजाय डेबिट कार्ड हो तो आपको पता है कि खर्चा कितना होगा। और अच्छी बात यह भी है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका गुम हो जाए, गिर जाए और कोई उठा करके आपने ब्लॉक नहीं किया, कोई उससे ट्रांजैक्शन कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको पिन डायल करना पड़ता है। यानी अगर आपका डेबिट कार्ड सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आप अपना पिन अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखें। आप शॉपिंग करेंगे, छोटे से छोटा भी बिल पे करेंगे तो वहां पर आपको वो पिन जब तक नहीं डालेंगे तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो क्रेडिट कार्ड से ज्यादा सेफ लगता है मुझे डेबिट कार्ड। बिल्कुल। और दो तरह के डेबिट कार्ड हैं सेफ्टी के लिहाज से। एक तो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड होते हैं जो आप बताएं कि किस तरह से डेबिट कार्ड के अमूमन ये सारे डेबिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है काले कलर की। एक तो ये आपका हो गया। दूसरा, कई सारे डेबिट कार्ड ऐसे तो होते हैं जिनमें चिप होती है, जैसे कि ये डेबिट कार्ड जहां पर ये येलो कलर की एक आप चिप देख सकते हो। तो चिप वाले जहां एक्स्ट्रा थोड़ी सी सिक्योरिटी है। और यहाँ पर एक और सिक्योरिटी ये जो आप देख रहे हैं, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप मेरा ग्रिड देख करके मेरे कार्ड पे शॉपिंग कर सकते हैं तो मैं इसको ऐसे रख देता हूं। अपने ग्रिड को भी आप इसी तरह छिपा कर रखें, कहने का मतलब ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके कोई भी आपके अकाउंट में शॉपिंग कर सकता है। और इसमें सिक्योरिटी, ये सब कार्ड्स में एक ही दिक्कत है, सबसे सुविधा बहुत है लेकिन सुविधा के साथ जोखिम है, खतरा है, रिस्क है। रिस्क क्या है? पहले तो ये आप अपना कार्ड संभाल कर रखें, घूमते इसको तुरंत ब्लॉक कराएं। दूसरी रिस्क ये कि किसी ने आपकी पूरी डिटेल्स देख ली, पीछे CVV नंबर होता है जो आपको डालना होता है वो देख लिया। तो वैसे एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर और भी होता है, OTP, वन टाइम पासवर्ड, जो इमीडिएटली जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जनरेट होता है, आपके मोबाइल पर आ जाता है या आपकी ईमेल पर आ जाता है। हालांकि अब सिक्योरिटी के लिहाज से काफी कुछ प्रयास किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद कभी लैप्स होना हो ही जाता है, तो थोड़ा सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और सबसे जो मुझे लगता है आम प्रैक्टिस है, काफी लोग करते हैं, पता नहीं क्यों, कि यहाँ पर जो साइन करने के लिए जगह दी गई है, हाँ, इस पे वो अपना पिन नंबर लिख देते हैं, पासवर्ड और पिन नंबर लिख देंगे, हाँ, ताकि भूले नहीं। हाँ, और ताकि अगर आपका कार्ड गिरे तो आदमी को परेशान ना हो, जिसको भी मिले वो कार्ड भी डाले और पिन भी लगाए और तुरंत पैसे निकाले। ये मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल काम है, 4 डिजिट की पिन को याद रखना कौन सा भारी काम है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि कृपया करके अपने डेबिट कार्ड पर अपनी पिन तो बिल्कुल ना लिखें, हरगिज ना लिखें, बल्कि अपने वॉलेट में भी आप कहीं लिख के ना रखें। अगर पूरा वॉलेट चला गया तो भी आपके लिए रिस्क होगी। अगर आपको रखेंगे तो किसी दूसरी जगह पर रखें, जैसे अब तो आप अपने मोबाइल फोन में कहीं मेमोरी में लिख के रख सकते हैं। अलग इस तरह से लिखें कि किसी को आसानी से पता न चले कि आपने पिन लिखी हुई है। कुछ अहम फीचर्स डेबिट कार्ड के बताना जरूरी है। पहले तो कि हर डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट का एक नंबर होता है, वो उस कार्ड का यूनिक नंबर है। हर कार्ड पर एक एक्सपायरी डेट होती है
उस एक्सपायरी डेट के बाद कार्ड की जनरली वैलिडिटी बढ़ा दी जाती, नया कार्ड आ जाता है। नया कार्ड अपने आप ही आ जाता है ज्यादातर मामले में, लेकिन बेहतर होगा कि जब आपका कार्ड एक्सपायर होने में 1 महीना रह गया हो, क्योंकि मंथ और ईयर ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखी होती हैं वैलिडिटी के लिए, तो 1 महीने पहले आप एक बार बैंक को अगर अलर्ट करें, कुछ बैंक्स को करना पड़ता है अलर्ट, कुछ बैंक जो प्रॉम्प्ट हैं, जिनकी सर्विस अच्छी है, वो अपने आप भेज देते हैं। इसके साथ ही बैंक आपको सीवीसी नंबर कार्ड के पीछे ही प्रिंट करके भेजता है, पिन नंबर आपको अलग से आती है, कार्ड अलग आता है, पिन अलग आती है, क्योंकि कई बार बैंक को ये लगता है कि दोनों साथ में भेजे, और अगर किसी ने कुरियर में या पोस्ट में इधर उधर हो गया, किसी ने उसके साथ गलती कर दी, तो इसलिए दोनों कुरियर अलग अलग भेजे जाते हैं ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। वन टाइम पासवर्ड जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब आता ही है। और दूसरी बात, आपके हर कार्ड पर आप कितना खर्चा कर सकते हैं वो लिमिट डिसाइड की हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो डेबिट कार्ड के साथ आते हैं। हाँ, लेकिन ये डेबिट कार्ड इंटरनेशनल पर्पज से भी काम लिए जा सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी अगर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जब आप बाहर जाते हैं और आपकी करेंसी कभी खत्म हो जाए तो वहां पर भी ये कार्ड चलता है। लेकिन प्रदीप, उसमें एक चीज है, एक तो ये कि आपको अपना कार्ड, अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो ठीक, नहीं तो इंटरनेशनल एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। और दूसरी बात, जो आरबीआई के नियम है कि आप एक लिमिट से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते बाहर जाकर, तो उस लिमिट के बियॉन्ड, भले आपके बैंक में बैलेंस है, लेकिन डेबिट कार्ड आपको उससे ज्यादा खर्चा नहीं करने देगा। तो वो थोड़े लिमिट तो डेबिट कार्ड के साथ हर जगह होती है, अपने देश के अंदर भी अमूमन आप किसी भी डेबिट कार्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर बैंक 20,000 की लिमिट रखते हैं। अगर आपके पास अपग्रेडेड अकाउंट्स हैं या कुछ बैंक ऐसी सुविधा देते हैं जो लाख रुपए तक का आपको मौका देते हैं, लेकिन वो तब जब आप अपनी ही बैंक की एटीएम का इस्तेमाल करें। जब आप दूसरे बैंक की एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिमिट कम हो जाती है। तो अब अमूमन आपको शायद 20,000 या 10,000 की ही लिमिट मिलेगी अगर आप दूसरे बैंक की एटीएम पे पैसे निकालने जाएंगे तो। बिल्कुल, हम तो एक चीज जो समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, खास तौर से हमें लगता है ना कि हमने वॉलेट यहाँ छोड़ दिया है, पैसे खुले छोड़ दिए, कोई उठा के ले जाएगा, वो रिस्क लगती है। वॉलेट में कितने पैसे हैं या कहीं रख दिए तो कितने ले जाएगा, वो रिस्क बहुत छोटी है। जो बड़ी रिस्क है वो डेबिट कार्ड के खोने की है। अगर आपने डेबिट कार्ड खो दिया, उसका गलत इस्तेमाल हो गया, उसके पासवर्ड और ये सब पिन वगैरह साथ में खो गई और किसी को पता चल गई, तो उसमें जो नुकसान होता है प्रदीप, वो ये छोटे मोटे पैसे खोने से कहीं ज्यादा। तो क्रेडिट कार्ड में ये जो हम बात कर रहे थे, ये एक सेफ्टी जरूर है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की सर्टेन लिमिट है तो उसके ऊपर पैसे नहीं जाएंगे। यहाँ तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं सब जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डेबिट कार्ड में ये बात जरूरी है कि बेहद सावधान रहना चाहिए। और अगर वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप एफडी या आरडी में रखें तो रिस्क कम होगा, क्योंकि वो तुरंत नहीं ओपन होंगे। हालांकि कुछ बैंक ऐसे भी सुविधा देते हैं आपको कि आप एटीएम पे विड्रॉल जब करते हैं तो वहां पर आपकी एफडी से तोड़कर भी पैसे आपको मिल सकते हैं अगर आपके लिमिट के अंदर है तो। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आपका डेबिट कार्ड कहीं खो जाए, कुछ ऐसा हो, आप तुरंत सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई मेरा कार्ड खो चुका है, कार्ड को ब्लॉक करें। सबसे पहला काम यही होता है कि कार्ड को ब्लॉक किया जाए। जैसे आप कार्ड को ब्लॉक कर देंगे ना, उसके बाद कम से कम आपके कार्ड के गलत इस्तेमाल की जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। जहां भी आप नई सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने कार्ड का ध्यान रखें। नंबर कहीं ना कहीं नोट करके रखें जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, फोन करके अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ बैंक्स इंटरेस्टिंगली अब ऐसी भी सुविधाएं दे रहे हैं कि अगर आप अपने सारे कार्ड्स को रजिस्टर कराएं तो आप केवल एक फोन करके सबको ब्लॉक कर, सारे कार्ड एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं। यानी आपका बैंक आपको ये सुविधा देता है कि वो दूसरे बैंक्स के भी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार की ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए किसको एक्टिवेट करना है, किसको नहीं करना है। कम से कम आपको 10 जगह 15 जगह, अगर कई लोग रखते हैं 2-3 क्रेडिट कार्ड है, 4 क्रेडिट कार्ड होना बहुत आम बात है आजकल। हर एक के वॉलेट में आप देखेंगे 4-5 कार्ड तो मिल ही जाएंगे। कोई डेबिट कार्ड होगा, कोई इंटरनेशनल कार्ड होगा, कोई क्रेडिट कार्ड होगा। तो बेहतर है एक साथ ब्लॉक हो जाए तो रिस्क खत्म। बिल्कुल, तो आप सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड जो है ये कैश के बराबर ही है। ये समझिए कि आपके सारे बैंक अकाउंट के पैसे यहाँ टेबल पर रखे हुए हैं इस कार्ड की जगह, तो उसको उतनी ही हिफाजत से रखना जरूरी। लेकिन कितना आसान हो चुका है लाइफ में आपके लिए पैसे निकालना, ट्रांजैक्शन करना, उसे इस्तेमाल करना। वक्त है हमारे लिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं पहला कदम और हमारे इस फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासरूम में अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से सवाल पूछने के लिए। राहुल बताइए।
हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि सर मैं मतलब एज ए न्यू इन्वेस्टर सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इतने दिन सर मैं स्टडी कर रहा था और अब सर मैं एक तरह से ट्रेड भी करना चाहता हूँ। तो सर आप मुझे अभी बता सकते हैं कि मैं किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ सर? देखिए, आपने कहा कि आप ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की सोच रहे हैं तो वहां तो निवेश होगा लॉन्ग टर्म के लिए। वहां ट्रेड करने की कोशिश आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कामयाब होगी। आप एक स्ट्रैटेजी 6 महीने साल भर कम से कम बना के चलते हैं, उसके बाद फिर कभी जरूरत पड़े तो उसको चर्न करते हैं। तो पहले आप ये बताइए, आपका मकसद क्या है, निवेश है या ट्रेड है? सर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ सर। मैं लॉन्ग टर्म जैसे शेयर खरीदना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आफ्टर 5 to 6 ईयर मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए सर। बिल्कुल, तो आपका गोल यही रखिएगा, बीच में ट्रेड मत कीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। तो आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स, दोनों तरीके से। अनिल, अगर इन्हें निवेश करना हो क्या बेहतर स्ट्रैटेजी होगी, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं या कुछ शेयर्स चुने और वहां पैसे लगाएं? बेहतर तो यही होगा कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए जाएं, क्योंकि ये पहली बार निवेश करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा कि आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें और म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राहुल जी, अगर आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, हर महीने अगर आप सैलरी कमा रहे हैं या फिर जो भी इंटरवल आप डिसाइड करें, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालना शुरू करें और अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड खरीदना इनके लिए शुरुआत में ठीक होगा, जहां पर कुछ लार्ज कैप शेयर भी हैं, कुछ मिड कैप शेयर भी हैं और कुछ स्मॉल कैप शेयर भी हैं। और फंड मैनेजर्स बड़े एक्टिवली ऐसे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। लगभग सारे दिग्गज म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहां पर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक बार राय ले सकते हैं। 5 साल का आपका व्यू है, डेफिनेटली ये वक्त है आपके लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की शुरुआत करने का। ट्रेडिंग का इरादा छोड़ दें। पहली बार आप बाजार में उतर रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे, हाथ जल जाएंगे। और म्यूचुअल फंड में तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। शेयर खरीद कर लेना बेचना वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर इन्हें शेयर खरीदना लेना बेचना भी है तो पहला कदम की पूरी पाठशाला, पूरा डिप्लोमा कर लें, एक बार समझ लें कि शेयरों में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे होती है, उसके बाद सोचें। तो शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए, एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन जाए, उसके बाद आपको थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। जब ये देखेंगे कि कैसे कभी NAV ऊपर कभी नीचे, तो थोड़ी आदत पड़ जाएगी बाजार के ऊपर नीचे देखने की। बिल्कुल, फिर ये सही मौके पे पैसे लगा पाएंगे शेयर में। लेकिन चूंकि पहली बार लगा रहे हैं, क्या तैयारी इन्हें करनी होगी? बैंक अकाउंट चाहिए क्या? कोई डीमैट अकाउंट, कोई और चीज चाहिए? डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट से काम हो जाएगा। और एक फंड, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले एक KYC फॉर्म वो भरना होता है, नो योर क्लाइंट फॉर्म। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो करनी होगी। आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उतनी ही रिक्वायरमेंट है। बेहतर तो ये है कि किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से राय लें, उन्हें समझाएं कि आपका क्या गोल है, कितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, 5 साल 6 साल बाद आपको पैसे की जरूरत किस चीज के लिए होगी, ताकि उस लिहाज से आपकी एंट्री नहीं एग्जिट भी प्लान अभी से किया जा सके कि आपको कब वापस पैसा निकालना होगा या कितने रिटर्न्स आ जाने के बाद आपको रिव्यू करना होगा। तो एक वो थोड़ी सी आप प्लानिंग करके आगे बढ़ें, ये ठीक होगा। बिल्कुल, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए आ रही है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, लेकिन एक अच्छे जानकार एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फेसबुक पर अगला सवाल आया है मितेश कुमार की ओर से, रतलाम से। मितेश कह रहे हैं कि इन्होंने यूनिटेक के FD में पैसे लगाए और इनका जो FD है वो फरवरी 2014 में मैच्योर होने वाला था और दूसरा अगस्त 2014 में, लेकिन आज तक इन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। तो 1 से 1.5 साल का समय निकल चुका है। अब मितेश जानना चाहते हैं कि क्या करें, इनकी मदद कौन कर सकता है? ये साफ नहीं है प्रदीप की इन्हें पैसा क्यों नहीं मिला है। क्या कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है या फिर कोई और वजह है? कई बार ये होता है कि FD मैच्योर होने के बाद अगर आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है, या अगर आपने ऑलरेडी ऑटो डेबिट फैसिलिटी और ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी दी है तो उनके अकाउंट में वैसे आ जाना चाहिए। अगर वो फैसिलिटी नहीं है, कोई और रीजन है तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर रीजन ये है कि कंपनी आपको पैसा नहीं दे पा रही है तो फिर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो हमेशा लीगल ऑप्शन होता ही है कि अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है या डिले कर रही है तो आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन यह बड़ी मुश्किल काम है और एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ें, जीत पाएं और लंबा समय लग जाता है।
डिपॉजिट में कितना पैसा है उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि आपको कितना खर्च करना है। पता चला कि डिपॉजिट छोटी है और उससे ज्यादा वकील की फीस होगी। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप आरओसी में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड होती, तो आरओसी के पास एक कंप्लेन भेज सकते हैं कि हमारे एफडी का पेमेंट मेच्योर हो चुका है लेकिन कंपनी नहीं दे पा रही। तीसरा, सेबी पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं अगर उनकी एफडी में डिफॉल्ट हो रहा है तो आप सेबी को लिख सकते हैं। सेबी की निवेशकों की सहायता करने के लिए सेबी की वेबसाइट पर आप जाकर एक कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, तो वहां से एक्शन हो सकता है। लेकिन बशर्ते ये सारे आपको जो उपाय करने हैं उस केस में कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। अगर कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है और कोई और वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो समझना जरूरी है। तो बेहतर होगा कि फिर आप उस केस में कंपनी से ही पहले पता करें कि वजह क्या है। कोई टेक्निकल रीजन है तो आप उसको रेक्टिफाई करें, और अगर कंपनी आपको पैसे नहीं लौटा रही है, आपको लगता है कि जानबूझकर नहीं लौटा रही है, तो उस केस में आप शिकायत कर सकते हैं। इन तमाम जगहों पर ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट एफडी हमेशा बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होती है, और खास तौर पे और एक बात नितेश कुमार के लिए, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, समय से पैसा फंड्स न होने की वजह से दे पा रही है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। हमारा एक खास शो है निवेशकों और कंज्यूमर्स की सहायता करने के लिए, पहरेदार। आप पहरेदार में एक कंप्लेन लिखे अपने फैक्ट्स के साथ और पूरी डिटेल्स के साथ। हम पहरेदार में इस सवाल को उठाने की कोशिश करेंगे, कंपनी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन हो और पता लगाएं कि आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा था। पहरेदार आप जैसे निवेशकों की मदद के लिए है यहाँ पर। तो ये एक और रास्ता जो आपको सीएनबीसी आवाज दे रहा है। अगला सवाल अनुराग पूछ रहे हैं, हमें फोन लाइन पर है अनुराग हमारे साथ। अनुराग, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल थोड़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके था। एंड जहाँ तक पर्सनली मेरा अनुभव रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप से करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड डिफॉल्ट ऑप्शन जो नजर आते हैं वो यूजुअली म्यूचुअल फंड नजर आते हैं। तो इस टॉपिक पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपके विचार में फाइनेंशियल प्लानर को हायर करना कितना उचित रहता है, एंड किस रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत बनती है? फाइनेंशियल प्लानर की एक गाइड की जरूरत तो आपको बिल्कुल है, और आप अगर हायर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके शहर में किस तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनसे आपको कितनी मदद मिल सकती है और उनकी फीस क्या है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं वो ये है कि आपके गोल्स क्या हैं, उसके बाद हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अनुराग जी, आपकी उम्र कितनी है और क्या करते हैं आप? मेरी उम्र 27 साल है और मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। परफेक्ट। तो आपने करियर की शुरुआत की है अभी, तो फिर आपके लिए बेहतर ही है एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आप ले लें। लेकिन आपको 2-3 चीजें करनी है। पहली बात तो ये कि आप कितना सेव कर रहे हैं वो उन्हें बताइए। जो सेविंग आप कर रहे हैं उस पैसे को आप कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं वो अपने फाइनेंशियल प्लानर को बताइए। कितने समय बाद आपको किस चीज के लिए इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने शादी नहीं की है तो जब भी आप शादी करना चाहें शायद तब आपको थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। आगे फिर जैसे आपका परिवार बढ़े या फिर आगे एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी होगी, गाड़ी घर खरीदना होगा। तो ये सारे गोल्स अपने डिफाइन कर लें कि आप क्या क्या आगे बड़े खर्चे करने वाले हैं। उस लिहाज से अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को बताएंगे कि मुझे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतने इतने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आपको एक परफेक्ट आपका पोर्टफोलियो बनाकर देगा कि कितना पैसा आपका फिक्स इनकम में जाना चाहिए, कितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना दूसरे एसेट क्लास में जाना चाहिए, और इक्विटी में भी जाए तो किस तरह से म्यूचुअल फंड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो ये परफेक्ट प्लानिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना काम कर लीजिए, अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जितनी आप क्लैरिटी प्लानिंग में रखेंगे ना उतना आपके लिए बेहतर पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लानर बना पाएगा। बिल्कुल। तो ये आपको तय करना होगा कि आपको कब कब कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स तय कर सकते हैं। लेकिन अनिल, यहाँ पर जो गोल्स हैं उनके हिसाब से फिर प्रोडक्ट भी तय होंगे कि कहाँ पे निवेश करें, ये शेयर में करें या म्यूचुअल फंड में करें, और जब वो वक्त नजदीक आए तो क्या इनको स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, किस तरह से ये रणनीति बनाएं? ये बहुत अच्छी बात प्रदीप आपने कही, क्योंकि अभी चूंकि इनकी उम्र काफी कम है, 27 साल है, तो कम से कम भी इनके पास रिटायर होने में 20 से 25 साल तो इनफैक्ट 30 से 35 साल कम से कम मान के चले 55-60 तक तो ये काम करेंगे। और अगर आपका कोई भी जो सेविंग आज आपको 3 साल से ज्यादा की लिए जरूरत ना हो, उसको तो आप इक्विटी में डालना तुरंत शुरू कीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपके रिटायरमेंट तक वहां पर जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी। तो 3 साल से ज्यादा का व्यू अगर आपका है, अगर इससे पहले
आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है तो वो फिक्स इनकम में लगा सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले गिल्ड फंड्स हो सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी उसके हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जब आपका वक्त करीब आता है उस वक्त आपको फिक्स्ड इनकम में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव में हो सकता है आपको मौका ना मिले, तो कम से कम 3 साल का वक्त हाथ में हो तभी आप ये मान सकते हैं कि आपके पैसे जो है आपके हाथ आएंगे। एक और बात प्रदीप, मैं जो सोचा था, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि और इन्होंने कहा है कि इनके आईटी इंडस्ट्री में और इनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, कभी रात भर काम कर रहे हैं, शिफ्ट्स होती हैं, कभी बिल्कुल फ्री हैं, तो खाली फाइनेंशियल प्लानर रख ले, इन्वेस्ट कर लें, वो ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अनुराग जी पूरे निश्चिंत हो जाएं कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब वही देखेगा। वक्त वक्त पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट का एक अपडेट लेना जरूरी है। कहीं कोई बदलाव हो रहा हो आपकी सोच में, आपके फाइनेंशियल गोल में, आप वापस से अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करें कि भाई कुछ बदलने की जरूरत है। अब जहां तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कुछ फाइनेंशियल प्लानर जो बड़े होते हैं वही कहेंगे कि आपकी 25-50 लाख नहीं तो हम उससे कम का पोर्टफोलियो लेंगे नहीं। लेकिन कई फाइनेंशियल प्लानर ऐसे हैं जो शुरुआत भी करते हैं छोटे 2-5 लाख रुपए उससे भी, और कुछ नहीं तो आप एक SIP शुरू कर दें इक्विटी में, अच्छा फंड पूछ के, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस अच्छी शुरुआत की और आप बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, तो आपको अपने पैसे जो है वो फिक्स्ड इनकम से निकाल के थोड़े रिस्की एसेट में डालने हैं, तो सबसे सीधा तरीका आपका SIP है जो अनिल आपको बता रहे हैं। और कभी बाजार में जब अट्रैक्टिव लेवल मिलते हैं जैसे कि आज के हैं, तो आप थोड़े ज्यादा पैसे भी लगाते रहें तो आपकी वेल्थ बढ़ती रहेगी। साथ ही अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। फेसबुक पर हमें एक सवाल भेजा है हरियाणा से मंगल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे करें। पहली बार निवेश कर रहे हैं और उन्होंने सुना है चैनल्स पे, खासतौर पे CNBC आवाज पे, कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्या जरूरत है उसके लिए, क्या करना पड़ेगा? ये अनुराग जी जो हमारे पिछले दर्शक है, आपके लिए भी है अनुराग जी, आप भी सुने, और मंगल जी आप भी। म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना बेहद आसान है, बेहद आसान। एक बैंक अकाउंट की जरूरत है और कुछ नहीं। तो बैंक अकाउंट तो मैं मानकर चल रहा हूं आपके पास हो गई, और नहीं तो आपने पिछले हमारे इतने एपिसोड्स देखकर अब तक बैंक अकाउंट तो खुलवा लिया होगा। बैंक अकाउंट होने के बाद आपको म्यूचुअल फंड के लिए एक नो योर क्लाइंट फॉर्म भरना होता है, KYC फॉर्म जिसे कहते हैं। वो KYC की एक बार आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। KYC की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए या तो आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं, उनके थ्रू निवेश कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप किसी भी फंड की साइट पर जाएं। ढेर सारी लंबी लिस्ट है, सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पर जाएं, वहां पर आप ये फॉर्म फिलअप कर लें, फॉर्म डाउनलोड कर लें, फिलअप कर लें, दे दें अपने फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, पैन कार्ड के साथ, आपका काम हो गया। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आप पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। तो बेहद सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आजकल लगभग हर फंड ऑनलाइन फैसिलिटी देता है। आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दें। अगर फाइनेंशियल प्लानर की मदद से चेक लिखना चाहें, चेक लिख सकते हैं। SIP करना चाहें, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर एक इंटरवल पर, चाहे वो हफ्ते का हो, चाहे महीने का हो, चाहे क्वार्टर का हो, 6 महीने का हो, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपने सही सोचा है, शुरुआत कीजिए, और शुरुआत करना भी बड़ा आसान है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं अनिल, तो जब ये जाएंगे म्यूचुअल फंड लेने किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के ऑफिस में, या ऑनलाइन भी लेने जाएंगे, तो ये पहले ही कंफ्यूज होंगे कि कम से कम 50 तरह के फंड, और वो सब अलग हैं। क्या वाकई इतने सारे वैरायटी के फंड्स डिजाइन किए जा सकते हैं क्या? ये ठीक उसी तरह से कि जैसे अगर आपको बुखार है तो बुखार के लिए हर कंपनी अपनी दवा बनाती है, राइट। अब आपको कौन सी लेनी है? अल्टीमेटली तो पैरासीटामोल है, लेकिन पैरासीटामोल के ये तो जेनरिक वर्जन है, बाकी हर एक कंपनी के अलग अलग नाम है। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आप ये देखिए कि क्या ये डाइवर्सिफाइड फंड है, क्या ये मिड कैप फंड है, क्या ये स्मॉल कैप फंड है, क्या ये बैलेंस फंड है। ये सब फंड आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हो, सही भी है लग रहे हो। तो पहले तो ओरिजिनली की इक्विटी है या डेट है या बैलेंस्ड है, हाँ, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है। और प्योर इक्विटी के अंदर मार्केट कैप के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है, या सेक्टर के हिसाब से हो सकता है कि सेक्टर फोकस फंड हो। बिल्कुल, और अगर वो भी आपको मुश्किल आ रहा है तो आगे कुछ और एपिसोड्स देखिएगा। म्यूचुअल फंड पर हम पहला कदम में बहुत जबरदस्त कवरेज करने वाले हैं, एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये इक्विटी फंड है, फिर इक्विटी फंड में आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपकी शुरुआत के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लार्ज कैप इक्विटी फंड, ऐसा फंड जो दिग्गज बड़े शेयरों में पैसा लगाता है, वो आप चाहें तो वहां जब आप उस फंड का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, हर एक फंड की एक ऑब्जेक्टिव होती है
स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये दिग्गज शेयरों में पैसा लगाएगा, इस फंड का बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी है। तो ये दो चीजें देख लें और फिर वो फंड सेलेक्ट करें, कि जो सेंसेक्स और निफ्टी के अगेंस्ट ये कहता है कि ये मेरा बेंचमार्क है और हमारा इरादा है कि इससे बेहतर परफॉर्म करने का, इसका मतलब वो दिग्गज फंड है। मिड कैप फंड को पहचानने का तरीका ये है कि वो ये कहेगा कि हम मिड कैप इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानते हैं, सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स हो सकता है या बीएसई मिड कैप इंडेक्स हो सकता है, हमारी कोशिश है कि हम इससे बेहतर प्रदर्शन करें। तो इसका मतलब समझिए कि वो छोटे मझोले शेयरों में पैसा लगाने वाला है। आप पोर्टफोलियो भी उठाकर देख सकते हैं, आप देख लीजिए ज्यादातर स्टॉक अगर निफ्टी के या सेंसेक्स के आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दिग्गज शेयर है। तो बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो कभी कभी प्रदीप होता है माइंड ब्लॉक होता है शुरुआत करने के, जैसे हम कभी नए गैजेट्स या फिर स्मार्टफोन की शुरुआत में कैसे डरते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, फोन बदलते हैं तब भी नए फोन के साथ फैमिलियर होने में वक्त लगता है। एग्जैक्टली, तो उतना ही डर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, इतने आपको जो तरीके बताए हैं अनिल ने वो काफी हैं कि आप एक डाइवर्सिफाइड दिग्गज शेयरों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, और जब आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो जाए इस तरह के फंड का, फिर और इंक्रीमेंटली आप अलग अलग वैरायटी में जाएं, और अगले एपिसोड जब हमारे आएंगे म्यूचुअल फंड के हम आपको बताएंगे। और एक और चीज, जो ये तो हमने इक्विटी फंड की बात की, अगर ये फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इक्विटी फंड, जैसा अभी प्रदीप भी कह रहे थे, म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले भी होते हैं, फिक्स इनकम डेट वाले भी होते हैं, और साथ ही बैलेंस फंड भी होते हैं। बैलेंस फंड ऐसे हैं जहां फिक्स इनकम भी है और इक्विटी भी है, दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है, 50-50% या 60-40। लेकिन एक डेट फंड भी होता है, डेट फंड में भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के हैं। तो अगर आप इक्विटी वाली रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपका इस वक्त 3 साल का नजरिया है, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले फंड में भी 3 साल के लिए पैसा लगा लें, तो आपको एफडी से बेहतर रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो वो भी एक ऑप्शन इनके लिए हो सकता है, लेकिन वो 3 साल का आपका व्यू है तो ही पैसा लगाइए। बिल्कुल, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गिल्ट में निवेश करने वाले किसी फंड में पैसे लगा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके लिए होगा। अगला सवाल फेसबुक पे एक बार फिर से विकास कुमार ने हमें पूछा है, जानना चाहते हैं कि वो एफडी के सामने लोन लेना चाहते हैं, कितना लोन मिल सकता है, कैसा होगा ये विकल्प? हर बैंक का अलग अलग तरीका है कि वो एफडी के सामने कितना लोन देते हैं। ज्यादातर बैंक 90% से लेकर 100% तक दे देते हैं। उसके सामने अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कुछ बैंक ये कहते हैं कि हम जो आपको एफडी पर ब्याज दे रहे हैं, लोन पर उससे 1% ब्याज ज्यादा लेंगे आपसे। जनरली ये ट्रेंड है। तो आप एफडी, सपोज आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है, आप 90,000 रुपए तक का लोन तो आसानी से ले सकते हैं। 1% समझिए आपको 10% का ब्याज मिल रहा है, तो आपको लोन पर जितने वक्त के लिए आप लोन का इस्तेमाल करेंगे 1% ज्यादा यानी कि 11% का ब्याज देना पड़ेगा, और आपकी एफडी वैसे की वैसे सेफ है। अदरवाइज अलग अलग बैंक्स के अलग अलग नियम है, तो आप जब एफडी करवा रहे हैं तब बैंक को पूछ लीजिए, भगवान न करे अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में तो मेरे पास विकल्प क्या है। अगर मैं एफडी तुड़वा लूं और पूरा पैसा ले लूं तो आप कितना ब्याज देंगे, एफडी ना तुड़वाऊं और एफडी के ऊपर लोन ले लूं तो फिर मुझे लोन पे कितना इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, और एफडी के सामने आप मुझे कितना लोन दे देंगे, 100% देंगे, 90% देंगे, 80-85। ये एफडी करवाने के वक्त ही पूछ लेने का ज्यादा बढ़िया है। और आपकी एफडी कितने वक्त के लिए आपने की है, वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या आप उससे काफी कम समय में पैसे लौटा देंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने लोन भी लिया हुआ है और वो एफडी आपकी एनीवेज मैच्योर होने वाली है, आप तो फिर वो तक पैसे लौटा रहे हैं, ये भी देखने वाली फिर बात उसमें ये होगा प्रदीप की, समझिए आपकी 31 दिसंबर 2015 को एफडी मैच्योर हो रही है, आपने लोन ले लिया। अब होगा ये कि अगर आप 31 दिसंबर 2015 तक वो लोन नहीं दे पाते हैं तो वो आपकी एफडी का जो अमाउंट है वो लोन के सामने एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बैंक आपको कुछ देगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि 31 को तो एफडी मैच्योर हो रही तो वो पैसा भी मिल जाएगा, वो लोन सिर्फ और सिर्फ एफडी के सामने दिया हुआ है बैंक ने, तो बैंक आपको पैसा देने वाला नहीं। तो वो भी आपने जो सही कहा कि इसकी डेट कब है मैच्योर होने की, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो बड़े अमाउंट की एफडी हो और काफी लंबा समय बाकी हो मैच्योर होने में, तो ये आपके काम आएगा ये रास्ता कि आप एफडी के सामने लोन लें और फिर उसको जल्दी से भर दें, ताकि आपको फिर से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए, बजाय कि आप खुद इंटरेस्ट चुका रहे हो लोन पे। रोहन हमारे साथ जुड़े हैं अगला सवाल पूछने के लिए। रोहन बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ सर, मैं बॉम्बे से हूँ जी, और मैं 21 ईयर्स का हूँ। मेरा पर एनम इनकम है 6 लाख रुपीज। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है अभी, अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। तो व्हाट आर द वेज, मेरा सेफ वेज क्या होगा इन्वेस्टमेंट? तो आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है? यस, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा व्हाट आर द वेज दैट आई कैन इन्वेस्ट? और आप कह रहे हैं कि सेफ वेज, तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना?
नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं तो थोड़ा रिस्क लेना चाहिए आपको। आमतौर पे 21 साल की उम्र में तो हम सलाह ही देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। 21 साल की उम्र में इतना बाइक तेज चलाते होंगे, कार तेज चलाते होंगे, तो इन्वेस्टमेंट में भी स्पीड और थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए। लेकिन रोहन, मैं जानना ही चाहता हूँ, आप 6 लाख कमाते हैं वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने ये रखता है कि आप बचाते कितना है, ये बताइए। तो सर मेरी एक्सपीरियंस ज्यादा है। बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो कि जो एज में अभी हूँ, लाइक मेरे फ्रेंड्स और ये वो, तो मेरे वीकेंड्स में भी मेरे खर्चे बहुत होते हैं। तो यही इसीलिए मैं ये सोचा था कि अगर मैं 6 मंथ्स में अगर मैं अच्छे पैसे बचा लूँ थोड़े, और फिर मुझे उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को रास्ते जानने थे कि मनोहर, आपको मंथली सैलरी मिलती, कैसे कमाई आपकी कैसे आती है? मंथली। चलिए, तो आपके लिए एक बहुत सिंपल चीज है। भले ही आप ये कह रहे हैं कि आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आप रिस्क लीजिए। वो इसलिए क्योंकि एज आपके फेवर में, आप सिर्फ 21 साल के हैं और ये समय एकदम सही है इक्विटी में पैसा लगाने का। तो आप 2 तरीके से देख लीजिए। एक तो ये, जो पैसा आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं, कम से कम 5 साल आप व्यू तो रखें 20 या 25 साल का, तब आपको मजा आएगा कि इक्विटी में जबरदस्त वेल्थ बनेगी आपकी। लेकिन फिर भी 4-5 साल का मिनिमम व्यू रखकर आप इक्विटी में SIP शुरू कर दीजिए अभी से तुरंत। हर महीने आपका एक फंड में पैसा जाना चाहिए। लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड आप एक पसंद कर लें, 1 या 2 फंड ले लें, और उसमें हर महीने एक चेक आपका जाना चाहिए। जितना आप सेव कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपको 2-3 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो जो हम अभी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड गिल्ट फंड्स आप लगा सकते हैं। वहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट की कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सरकारी जो सिक्योरिटीज हैं उनमें पैसा लगता है, डिफॉल्ट होने की कोई रिस्क नहीं। रिस्क थोड़ी सी होती है, वो इंटरेस्ट रेट्स के फ्लक्चुएशन की, वो भी 3 साल में आपके लगभग खत्म हो जाती है। तो आपका नुकसान नहीं होगा प्रिंसिपल का, कुछ न कुछ आप पैसा कमाएंगे। और अगर ब्याज दरें अगले 3 साल में 1.5-2% बढ़ गई, तो आपके डबल डिजिट यानी कि 11-12% तक के आसपास के भी एनुअलाइज रिटर्न आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप पैसा लगाएं, लेकिन सबसे पहले आप इक्विटी में जरूर पैसा लगाएं। दूसरी बात, आपने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, बता सकते हैं आपने कितना लिया है लाइफ इंश्योरेंस और कौन सी पॉलिसी ली है? अभी तक मैंने सिर्फ एक ही लिया है, वो भी LIC की पॉलिसी है, जो मेरे डैड ने मुझे हेल्प की थी सिलेक्ट करने में। हाँ, लेकिन तो मैं डिसीजन मेकर नहीं था। कुछ आइडिया है आपको कि कौन सी पॉलिसी हो? नहीं, नो। चलिए, लेकिन कितना आपका सम एश्योर्ड है और कितना आप उसका प्रीमियम भर रहे हैं? प्रीमियम है उसका कुछ 20,000 मुझे 6 मंथ्स में भरना पड़ता है। ओके, तो उस तरह से 20 आई थिंक 15 है। तो ये मनी बैक पॉलिसी है, क्योंकि इस उम्र में अगर वो 15,000 6 महीने का यानी कि साल का 30,000 भर रहे हैं, तो मनी बैक, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो इनके लिए इतना महंगा होगा नहीं। तो एक काम और करिए, आपकी उम्र 21 साल की है, इस वक्त अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपके लिए बेहद सस्ता मिलेगा, प्रीमियम बहुत कम होगी। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन आपकी लाइफ की रिस्क कवर होती है। तो आप 30 साल, 40 साल, 50 साल का एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बहुत सस्ते प्रीमियम पर मिलेगा और वो आपकी लाइफ की रिस्क को कवर कर लेगा। तो जितने अमाउंट का आपको चाहिए उस हिसाब से वो जरूर लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए बजाय मनी बैक पॉलिसी खरीदने के आप म्यूचुअल फंड्स और ये बाकी दूसरे जो उपाय हम बता रहे हैं उस पर फोकस करें। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस केवल आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए है, बल्कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए होता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार के काम ये पैसा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अपने जीते जी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए आपको निवेश करना है, तो उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ही गलत रास्ता है। वहां पे आपको निवेश पे रिटर्न कम मिलता है। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार की मदद लें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए। तो रोहन, यह है आपके लिए सलाह, और इसके साथ ही वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनिल जी बने रहेंगे और उनके साथ जुड़ेंगी एक खास मेहमान। CNBC आवाज की फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टर एजुकेशन की इस खास मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। और पहला कदम में हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने निवेश की सही शुरुआत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हम आपको एक डिप्लोमा कोर्स तो दे ही रहे हैं कि जी हाँ, किस तरह से आप 52 हफ्ते CNBC आवाज के साथ जुड़कर पहला कदम की एक पाठशाला में सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि कुछ ऐसे जाने माने चेहरों से बात की जाए जो खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, यानी कि काम और काम के साथ अपनी बचत को बैलेंस बनाकर उसे वेल्थ क्रिएशन के लिए किस तरह से सही रास्ते पर ले जाना। इसके लिए आज हमने चुना है
टेलीविजन जगत के एक खास चेहरे को, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अविका गौर की, जिन्हें आप बालिका वधू सीरियल में काफी लंबे समय तक देख चुके हैं आनंदी के किरदार के तौर पर, और अब ससुराल सिमर का, जिस सुपरहिट सीरियल में वो सिमर की बहन का रोल कर रही हैं। अविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और अविका के साथ ही उनके पिताजी भी हैं, और उनका भी, आपका भी स्वागत है सर। समीर गौर साहब हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से अविका ने बेहद कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, और किस तरह से उन्होंने कम उम्र से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, और वो आगे बढ़ रही है। अविका, अब आप 18 साल की हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि अब आप अपने नाम में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। अब आपके बैंक अकाउंट के साथ गार्जियन की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके गार्जियन, आपके फादर हमेशा आपको गाइड करते आए। बिल्कुल गाइड करते आए। और मुझे जब मैं 18 हुई, मेरी सबसे पहली एक्साइटमेंट ये थी कि जिस भी बैंक में अकाउंट था उधर जाके सिग्नेचर्स करनी थी, क्योंकि मैं अब 18 हो गई हूँ। तो आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट बीइंग 18। एंड हर बार इन्होंने सपोर्ट तो किया ही है पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग आई वाज रियली स्मॉल, और तब से लेके अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है अबाउट हाउ एंड वेयर माय मनी इज गोइंग। इट्स ओनली हिम हु डज इट। आज हम आपके फादर से पूरा जानेंगे, पहचानेंगे और पता लगाएंगे कि अविका के मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जो 18 की बात आप कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अपने करियर की शुरुआत कब से की? मैं डांस शोज करती थी। वो मैंने 4 साल की जब थी तब से शुरुआत की, और एक्टिंग मैंने शुरू की व्हेन आई वाज 8, सो इट्स बीन 10 years नाउ। मतलब आपने आधी से ज्यादा जिंदगी एक्टिंग में निकाली है। लेकिन इन्होंने पहली कमाई कब की सर, आप बताएं। एट द एज ऑफ 6 साल में। 6 साल। और तो फिर मैं अविका से नहीं पूछूंगा कि पहली कमाई का क्या किया, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन आपने इनकी पहली कमाई के साथ क्या किया? मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि उसकी फर्स्ट इनकम वो खुद बैंक में डिपॉजिट करने गई थी, उसको याद भी नहीं होगा। वो पैसा देते वक्त काउंटर पे पहुंच भी नहीं रही, हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो पीछे मैं दूर खड़ा था, तो जो काउंटर वाली जो लेडी थी वो देख रही है कि पैसा देने आ कौन रहा है, मतलब उसको मुंह नहीं दिख रहा है, सिर्फ पैसा दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ही के अकाउंट में पैसा जमा हुआ होगा। लेकिन 6 साल से क्या रेगुलर इनकम अविका के अकाउंट में आने लगी? और एज ए पेरेंट हमारा कुछ ड्यूटी होता है कि बच्चों के लिए कुछ जमा करें, तो वो तो चालू ही था। लेकिन उसका एक अकाउंट करना मेरा रीजन ये था क्योंकि उसके अकाउंट में मुझे कुछ पैसा रेगुलर डालना था। मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अगर टाइम पे किया जाए तो उसका क्या रिप्लाई आता है एट द काफी समय के बाद जब जरूरत है तब कैसे उसको टारगेट अचीव किया जाता है। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स लेके, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स लेके मैंने उसको पैसे की हैबिट रखी थी कि पैसा जमा किया जाए। बिल्कुल, मैं इन्वेस्टमेंट पर कुछ और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अविका ने अपना करियर शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह से आगे बढ़ाया, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्टिंग का शौक लगा कैसे आपको? किस तरह से आपको लगा कि अब मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? डांस में आपने बताया कि आपको पहले से इंटरेस्ट था, और अब आप गाना भी गाती हैं। गाना मैं सिर्फ एक बाथरूम सिंगर हूँ, बट हाँ मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक था, है, और मुझे कोरियोग्राफर बनना है। और एक्टिंग हो गया, एक्टिंग बस हो गया। एंड आज भी अगर मुझे ऑप्शन मिले एक्टिंग या डांस, मैं डांस चुनूंगी, बिकॉज डांस इज माई फर्स्ट लव। एंड एक्टिंग जैसे मैंने कहा हो ही गया था बिल्कुल, क्योंकि मैं एक किसी मॉल में एक डांस कर रही थी, किसी ने देखा और मेरे पापा को जाके बोला इसके एक्सप्रेशन और सब कुछ अच्छा है, दिखती भी अच्छी है, एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करते? पापा ने बोला कुछ है तो बताओ, अगले दिन फोन। तो ऐसे शुरुआत हुई जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। कितनी उम्र रही होगी आपकी? 8 साल से। हाँ। और फिर उसके बाद जो शुरू हुए रैम शोज, फिल्म्स, सब कुछ। और अब आप क्या पढ़ाई कर रही हैं या कंप्लीट कर चुकी हैं? मैंने 12th फिनिश किया अपना, और उसके बाद मैं एक स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स कर रही हूँ, विच इज फॉर 9 months। इट इज इन न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। तो वहां से ऑनलाइन कोर्स है ये, बिकॉज बेसिकली आई वांट टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग। एंड डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको आपकी स्क्रिप्ट अच्छे से पता हो, स्क्रिप्ट पर होल्ड अच्छा हो। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अविका, आप ज्यादा आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम रिस्क वाला जो करियर ऑप्शन है कि एक्टिंग कर लें, कैमरे के सामने अपना काम निपटा कर चले जाएं, उसके बजाय थोड़ा रिस्की ऑप्शन की तरफ जा रही हैं कि
फिल्म प्रोडक्शन में जाएं, फिल्म डायरेक्शन में जाएं, ज्यादा मुश्किल काम है? मुश्किल तो एक्टिंग भी है, क्योंकि डायलॉग्स याद करके कैमरा के सामने सही तरीके से बोलना ये मजाक वाली बात तो है नहीं। जानता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम लाइव शोज करते हैं। एग्जैक्टली तो लाइव शोज करना ज्यादा आसान है एक्चुअली। जब स्टॉक मार्केट ओपन होते हैं, जब आपको स्टॉक मार्केट अप डाउन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बताना आसान है, लेकिन जब हमारे प्रोमो शूट होते हैं तब भी लाइन हमें भी बार बार याद करके बोलनी पड़ती, बड़ा मुश्किल का। सो दैट इज एक्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और उसके लाइक एक्टिंग में 10 साल से कर रही हूँ, सो आई हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट इट। और 10 साल में मैंने ये भी देखा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मुझे कैमरा में इंटरेस्ट आने लगा तो मैं कई बार अपने सीरीज में जाके फोकस पुल इन करती थी, तो मैं वो सब भी इंटरेस्ट था मुझे। डायरेक्टर के साथ बैठी रहती थी, एक्शन कट बोलने का मुझे भी बड़ा शौक था, बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट एक्शन एंड कट। उसके पीछे क्या होता है वो सीखना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, मुझे मालूम है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, तो व्हाई नॉट डू मेनी थिंग्स इन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो छोटी सी चीज फोटोग्राफी ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो समवेयर कनेक्टेड टू फिल्म इंडस्ट्री। सो फोटोग्राफी, एडिटिंग, आई ऑल्सो एडिट, आई मेक म्यूजिक, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डू एंड इट इज इंटरेस्टिंग। अब तो आप चाहें तो भी लोग शायद आपको जाने ना दे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क से आप ये पढ़ाई जो कर रही हैं, इसका कैसे आइडिया आया, कब आपने सोचा कि ये करूंगी? मेरा 12th फिनिश हो रहा था और मुझे ना वो जो नॉर्मल पढ़ाई होती है बड़ी बोरिंग लगती है, तो तो 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरा करना ये एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि अगर मैं 3 साल ये पूरा करती हूँ उसके बाद मुझे अल्टीमेटली वही सारे कोर्स करने जो मैं अभी कर सकती हूँ, विच इज अबाउट फिल्म मेकिंग। तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या है, क्या हो सकता है कि मुझे ये 3 साल और ये कंटिन्यू करके मुझे अपने 3 साल इन अ वे वेस्ट ना करने पड़े, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग जल्दी करना चाहती हूँ। और उस जल्दी के चक्कर में मैंने फाइंड आउट किया, मैंने रिसर्च किया इंटरनेट, ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स टू सर्च ऑन। मैंने सर्च किया एंड मुझे ये बेस्ट पॉसिबल कोर्स लगा। ऑब्वियसली इट इज अ लिटिल मनी वाइज वेरी एक्सपेंसिव, बट या आई हैड टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट। सो सर मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि जब अविका छोटी थी, कमाई करना शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात है कि जनरली तो ये एक एक्सेप्शन है कि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कमाई कोई बच्चे कर ले, लेकिन क्या तब से आपने सोचा था कि जब ये बड़ी होंगी, बड़ी एजुकेशन के लिए तैयार होंगी, तो कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली है? वो तो सिंस बर्थ, मतलब जब बर्थ हुआ तभी से प्लानिंग होती है कि उसके एजुकेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है पैसों की। उसके लिए कुछ स्कीम्स हैं मार्केट में जो इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो लेते हैं। एट द एज ऑफ 25 मैरिज का प्रपोजल है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट में। अविका की शादी की प्लानिंग करती नहीं, एक प्लानिंग जनरली एक फैमिली वाकई में अविका लगता है बालिका वधू बनाने वाले हैं। नहीं वैसे नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक प्लानिंग होता है, एक आइडिया होती है कि करीबन ये एज में एक तैयारी होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि फ्यूचर क्या है किसने देखा नहीं। आज बीइंग ए पेरेंट मैं सोच सकता हूँ, वो तो बच्ची है जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न, उसको क्या पता, तो मैं नहीं सोचूंगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है आगे। तो ये एक पेरेंट्स का जनरली अपने यहाँ। तो जो अविका कह रही कि जब ये कोर्स करने की इन्होंने सोची कि न्यूयॉर्क से ये डिप्लोमा कोर्स करेंगी, ये एजुकेशन लगी और एक्सपेंसिव भी है, तो क्या आपने पहले से? हाँ, उसके एजुकेशन के लिए मैंने फंड पहले से जमा करके रखे थे, और टचवुड ये जल्दी से कमाने भी लगी तो उसको फंड का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आगे, क्योंकि मैंने वो हिसाब से उसको मैनेज करके रखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अविका, जैसे अब आप मूवीज भी कर रही हैं, साउथ की काफी मूवीज आप कर रही हैं, सीरियल्स तो आपके चल ही रहे हैं, तो ये बताएं कि फिर आपको इतना वक्त मिलता है क्या कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं? या मैं ये सिंपल एक पहले ये सवाल सिंपल पूछूं, क्या आपको पता है आपका बैंक बैलेंस कितना है, कहाँ है? मुझे ये तक नहीं पता कि मैं जो सीरियल कर रही हूँ उसमें मेरा इनकम कितना है, या फिर मैं जो फिल्म्स कर रही हूँ उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई हैव नो क्लू, एब्सोल्यूट नो क्लू। तो चलिए, अब तक तो आप 18 से कम थी। अभी मैं 18 हो गई, सो नाउ इट इज माई ड्यूटी टू नो। अब आप जानना चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगी। ये बताएं कि अविका के लिए आपने किस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, ये थोड़ा सा शुरुआत वाला मुझे एक ब्रीफ दें। मैं बताया, जैसे आपको न्यू बॉर्न थी तब से मैंने उसके इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर दिए थे। जब वो खुद कमाने लगी तो उसमें बढ़ोतरी हो गई,
मतलब उसमें एडिशन हो गया कि अब फंड ज्यादा आ रहा है तो उसको जमा क्या करें। तो जैसे जनरली होता है डाइवर्सिफाई कर देते फंड्स, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया, कुछ बैंक एफडीज में चले गए, कुछ प्रॉपर्टीज में चले गए, कुछ एक ऐसा होता है कि फ्री फ्लो फंड होना चाहिए, वहां भी अपन रखते हैं कुछ पैसा। जैसे इनिशियली कोई शुरू करता है 3 साल 5 साल का टारगेट लेके कि मेरे को 5 साल में इतना पैसा जमा करना है या 3 साल में इतना करना है, तो वो हिसाब से मैंने उसको प्लानिंग किया हुआ था। इसके लाइफ में जनरली जो 30 के बाद जो लोग करते हैं वो इसने 15 में कर लिया। बिल्कुल। तो इसमें भी शायद लोग इतना न कर। हाँ, जनरली होता है कि 30-35 के बाद लोग रिटायरमेंट सोचते हैं। हाँ। तब तक लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि चलो मुझे कार खरीदनी है, पैसा जमा करो, कार खरीदा, घर खरीदना है, पैसा जमा करो, घर खरीदा। तो लोग पहले शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो मैंने शॉर्ट टर्म तो ऑलरेडी सोच के रखा था उसका। अब जो उसका लॉन्ग टर्म का बात आया वो इसके फंड आने से मेरे लिए वो भी इजी हो गया, तो उस पर भी सोचना शुरू हो गया और वो हिसाब से मैंने उसका प्लानिंग 60-65 तक का मेरा प्लानिंग हो चुका है। तो अभी कहीं मतलब उसको अगर ये जानना जरूरी है कि क्या क्या कैसे कैसे है, तो आज एक पिक्चर क्लियर है कि ये फंड ऐसे ऐसे जमा होता है और उसको ये भी पता है कि इनकम आ रहा है तो जमा हो रहा है। तो जैसे मंथली SIP पकड़ लो या एक फिक्स 6 महीने का एक फिक्स अमाउंट पकड़ लो, तो ये इसको पता है कि ये मेरे को पैसा जमा करना है। जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो लास्ट 1-2 साल से मैं इसको बता देता हूँ कि अपना ये प्लानिंग है, क्योंकि देखो आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको कमाना भी आसान है और खर्चा करना भी आसान है और बचाने की आदत जनरली होती है, बचाने की आदत किसी की नहीं होती। तो ये हम लोग ने जो पढ़ा है, हम लोग ने जो सीखा है कि एट द इनिशियल स्टेज 15-20% ऑफ इनकम आपका सेव होना चाहिए। यहां से आपको शुरू करना है, फिर आप उसको 30 करो, 35 करो, 40 करो। इसका बेस्ट पार्ट ये था कि हम लोग ऑलरेडी एक इनकम जनरेट था घर पे। ब्रेड विनर, शी इज नॉट द ब्रेड विनर, तो उसको पैसा घर पे आया नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो उसका 90-95% सेविंग में जाता था। फिर शौक की बात आती थी, तो कभी हॉलीडे कर लिया या कुछ कर लिया। लेकिन मेरा ये आदत है कि मैं उसके लिए भी प्लान कर लेता हूँ। नेक्स्ट ईयर जाना है तो अभी से प्लानिंग कर लो, तो 12 महीने में प्लानिंग हो जाती हो। तो वो हिसाब से इसको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसको जनरली बोलूंगा मैं कि ईजी है समझना, क्योंकि घर पे ही मदर फादर दोनों यही काम कर रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड। अभी का मैं ये कहूंगा कि अदरवाइज मैंने कई सारे फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू किया है। एक्चुअली सही बात यह कि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं, दिन रात शूटिंग और ये सब, और उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल्स किस तरह से मैनेज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए। लेकिन अब देखिए आपके ब्लड में ही है, अब जब दोनों ही मम्मी और पापा जब अच्छे एक्सपर्ट है फाइनेंस में, ये बताएं क्या आप अब इस फैक्ट को सोच कर ये सोचेंगे अब मुझे क्या सीखने समझने की जरूरत है, या फिर अब आपको अपने फाइनेंस के बारे में सीखना नहीं, मुझे लाइक ही सेड कि पिछले 2 साल से ही टेलिंग मी, लाइक अगर मुझे कोई हॉलीडे प्लान करना है, कुछ है, ही टेल्स मी कि ऐसा ऐसा है, ये है, नाउ वी कैन प्लान। So he keeps me, like last 2 years से I am aware of what is going on, लेकिन अब I need to be even more aware of how it is happening, how we need to take care of it and everything. How he is planning, मुझे वो भी सीखना है, because even I will have a family, I will have to take care of my family, so why not learn it from now on? Learning के लिए I think किसी को भी close नहीं होना चाहिए, किसी भी उम्र में सीखना is the most important thing, and 18 is the age where I can proudly say that I'm 18 now, I'm very excited. So 18 is the age where I can learn new things, I can take up responsibilities, and this is a very big responsibility of even learning and knowing about these things. So I will take up this responsibility. तो मैं एक सवाल आपसे फ्यूचर के आपके फाइनेंस से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई एक ड्रीम चीज जो आप करना चाहती हैं कि ये तो मुझे करना ही है लाइफ में। डायरेक्टर तो बनना है मुझे। डायरेक्टर बनना है, और फिल्म प्रोड्यूसर भी। फिल्म प्रोड्यूसर तो वो तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, और उसके लिए पैसा तो लगेगा बहुत बहुत। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है समीर सर? अविका के लिए आपने इतना पैसा बचा लिया है? एक गुजराती फैमिली से हूँ, बिजनेस माइंडेड हूँ, मेरे खुद के 2-3 बिजनेस है। राइट। तो मुझे आइडिया क्लियर है कि ये आगे जाके कुछ करेगी तो बिजनेस के लिए पैसा लगेगा, उसके लिए भी प्रोविजन है मेरे पास, हाउ टू मैनेज दैट। और आप फिल्म प्रोडक्शन जैसा रिस्की बिजनेस करने देंगे अविका को? ऑफ कोर्स करने देंगे। ऑफ कोर्स देखो, कोई भी बिजनेस में जब तक रिस्क ना लो, राइट, तब तक उसका रिटर्न नहीं होता। अब बिजनेस ही ऐसी चीज है जहाँ रिटर्न मैक्सिमम है। आप शेयर मार्केट भी ले लो, सेफ रहना है, टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करके बैठ जाओ,
थोड़ा रिस्क लेना है तो रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है अभी का? ऑफ कोर्स अभी का देखो, बीइंग इन बॉम्बे, बीइंग इन इन्वेस्टर, हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन मैं रेगुलर टच में नहीं रहता, तो मैं उसको SIP करके म्यूचुअल फंड्स में जाता हूं। फंड्स में मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया है। मेरे पास कम से कम 15 स्क्रिप्ट है, समझ लो। वो 15 म्यूचुअल फंड्स है। अलग अलग स्कीम्स में मैं पैसे रेगुलर SIP के हिसाब से जाते हैं। और ये इक्विटी स्कीम से? ये इक्विटी प्लस टैक्स सेविंग भी और इक्विटी स्कीम मैं कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। और आपका क्या एक्सपीरियंस है रिटर्न के लिहाज से? क्या आप रिटर्न के लिए मैं बोलता हूँ, टैक्स सेविंग में जाना है तो 9% to 15% के बीच में रिटर्न्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए और एक आपका स्टेबिलिटी होना चाहिए कि यू कैन वेट। आप उसको इमरजेंसी, मतलब 3 साल का लॉक इन है, 365 डेज कंप्लीट हुआ नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, अब मुझे निकालना है, तो रिटर्न नहीं आएगा। उसको होल्ड करके रखो, आपको जो दिन अच्छा मार्केट रेट दिखता है वो दिन निकलो, आपको रिटर्न निकलेगा। और मैंने मैक्सिमम 42% भी देखा हुआ है, तो 42% रिटर्न वाली भी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट अप हो या डाउन हो, आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और पहला इन्वेस्टमेंट इक्विटी में अविका का कौन से साल में हुआ था? तब इनकी उम्र कितनी थी? अविका का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ था एट द एज ऑफ 12। उसका टैक्स सेविंग में गया था। 12 साल के बाद मैंने उसका एक, जनरली इसका इनकम जो होता है वो फादर के साथ क्लब होता है। मैंने एट द एज ऑफ 12 उसका एक पैन कार्ड बना लिया था और इसने खुद अपना रिटर्न्स फाइल किया है और उसने खुद अपना टैक्स सेविंग उसने उसमें डाला है। आपको एक सवाल पूछता हूँ, वॉरेन बफेट का नाम सुना है आपने? चलिए कोई बात नहीं, आपको तो पता होगा। दुनिया के सबसे बड़े गुरु है और उन्होंने भी आप ही की उम्र में निवेश की शुरुआत की थी 12-13 साल में। और वो ये कहते थे कि मैंने जब शुरुआत की मैं काफी लेट था। ओके, लेकिन वो एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर हैं जो दुनिया भर में जितने धनी लोग हैं उनकी लिस्ट में टॉप 3 में आए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पर। अदरवाइज दूसरे लोग बिजनेस के दम पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके भी पिताजी ने इतनी जल्दी उम्र में आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की जो शुरुआत की है 12 साल में, तो इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा पैसा बना कर देगी। लेकिन ये एक बड़े वेंचर की बात करते हैं जो आप करना चाहती हैं, फिल्म प्रोडक्शन का। कितने साल बाद? मेरा बस चले कल मैं फिल्म बना लूं। समीर सर क्या नहीं, मैं कहूँगा फंड्स की प्लानिंग नहीं, मैं कहूँगा देखो उसको बिजनेस में उतरना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उसका एक एक्सपीरियंस का पीरियड होना चाहिए। उसको डायरेक्टर बनना है तो पहले उसको कोई अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे चीजें होती है। अब तो वो बुक नॉलेज पे जा रही है और अपने एक्सपीरियंस पे जा रही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेकिन जब तक सीखेगी नहीं तब तक वो उस चीज में उतर नहीं सकती। वो एक चीज है। दूसरा, फाइनेंशियली समय अभी का 8 या 10 साल बाद या 5 साल बाद फिल्म बनाना चाहती है। ओके, थोड़ा जल्दी अगर आपके डैड फाइनेंस का अरेंज कर दे तो उसके लिए चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर समझिए 5 साल बाद अविका को एक फिल्म बनानी है तो आप किस तरह से इनके फाइनेंस का अरेंजमेंट फिर करेंगे? देखो, आज मार्केट बॉम्बे में रहने के बाद इतने अपॉर्चुनिटीज है, पूछो मत। बॉम्बे में अगर आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा है, आपके पास आर्टिस्ट अच्छे हैं, आपके पास डायरेक्टर, कैमरा पर्सन सब कुछ अच्छे हैं, आपको पूरा पैसा लगाना नहीं पड़ता। आपको सिर्फ मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करना पड़ता है। टाई अप कर लो, काम हो जाता है। तो ऐसे टाई अप का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा चीज, इनिशियली पैसा तो लगेगा ही, उतना 5 साल 6 साल आराम से उतना हो जाता है पैसा, और वो तैयारी है, समझ लो। तो इफ शी इज इंटरेस्टेड तो ये भी हो जाएगा। तो अब से लेकर समझिए 5 साल का हम एक पीरियड लेकर चलते हैं कि इन्हें फिल्म की शुरुआत करनी है, तो क्या इनके लिए थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैसा करके रखेंगे आप? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहीं से एक रिटर्न आने वाला है। क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 5 साल का जो मेरा थॉट है वो शॉर्ट टर्म थॉट है, और ये शॉर्ट टर्म थॉट के लिए उसको ऐसी जगह पे पैसा लगाना पड़ेगा जहां थोड़ा रिस्क हो लेकिन पैसा का रिटर्न बड़ा है, ताकि वो पैसा काम आ सके। तो वो हिसाब से मैं क्या करूंगा, उसको एटलीस्ट 70-30 के रेशियो में 70% रिस्क में डालूंगा मैं उसका पैसा, क्योंकि अभी उसका एज है। इसका जो प्लानिंग है, अगर कहाँ भी 5 साल में मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है और उसका रिटर्न नहीं आता उसका, तो शी कैन डिले फॉर 2 years, लेकिन वो काम हो जाएगा उसका।
लेकिन अगर मैं ये ही सजेशन किसी को दूं कि एट द एज ऑफ 50-55 आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो और 5 साल का आपका स्कोप है, तो ये गलत रहेगा। तो 70-30 में जाना नहीं है उसको, कि 30% सेव करके 70% रिस्क में डाल सकते हैं इजीली। इसमें वो मेरा कैलकुलेशन है, जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं सीखा हूँ, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ सजेशंस, वो बेस पे मैं इसका पैसा वो हिसाब से सेव करते जाऊंगा आज ही, ताकि 5 साल के बाद उसको पैसा काम आ सके। हालांकि अभी का जिस फील्ड में आप हैं वहाँ पर कमाई की बहुत निश्चितता नहीं होती कि कभी काम है तो बहुत ज्यादा है, कभी पैसा मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, टेलीविजन तो उतना शायद रिस्की ना हो, फिल्में ज्यादा रिस्की है, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, और अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स की भी। तो क्या आपको लगता है कि उस लिहाज से आप आगे चलते हुए कहीं न कहीं अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा फोकस रखेगी कि कभी अच्छा समय चल रहा है बढ़िया बात है, खराब समय आया तो उसकी तैयारी रखेंगी? तैयारी हर चीज की होनी ही चाहिए, आई बिलीव। एंड जिस तरीके से पापा ने जो प्लान किया है उसमें ज्यादा मुझे वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्लान्ड अ वेरी सेफ गार्डेड प्लान फॉर मी, यू नो, फॉर माई लाइफ। लाइक ही सेड 65 तक अभी सोचा है इन्होंने। So, जिस हिसाब से सोचा है, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं है। एंड अगर रिस्क इस बात का है अबाउट काम, वर्क एंड हाउ द इनकम विल कम एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट इज अ वेरी अर्ली स्टेज टू थिंक अबाउट दिस फॉर मी। अगर मैं अभी मैं 18 हूँ, अगर गॉड फॉरबिड अगर विद इन 5 years पीपल गेट बोर्ड ऑफ मी, दे डू नॉट वांट टू वॉच मी, आई कैन गेट बिहाइंड द कैमरा। अगर दैट ऑल्सो डजंट वर्क, I can study something else and do something else, because now my age is such that आपके पास काफी समय है। Exactly, I have a lot of time to experiment. अगर ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, you know, that way. So that is, I think, is the biggest plus point. मैं ये कहूँगा अभी का you are blessed, क्योंकि आप तो एक तो 5 साल से कमाने लगी, आपको देखने, सुनने, जानने, पहचानने वाले और फॉलो करने वाले आपके काफी फैंस हैं। उनके लिए और खासतौर से यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए क्या सलाह देंगी? उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने फाइनेंस को किस तरह से देखना चाहिए? द एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी वाज जब इन्होंने बोला कि जब मैं 5 साल की थी तब मैंने पहली बार बैंक में पैसे जमा कराए थे। आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू एट दिस अर्ली एज, एंड आई थिंक दिस गोज टू द पेरेंट्स। जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे 5-6 साल के हैं, स्टार्ट डूइंग इट, because if you start from that time, it gives you a lot of security, and that is a very big thing. And not just that, जैसे इन्होंने कहा at the age of 12-13 I had the PAN card and I was giving the returns by myself. It is again a very big thing at that age. So if you guys can do it, go for it. And जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, एटलीस्ट हमारी बातें सुन के एटलीस्ट कुछ आइडिया आ गया होगा। सो आई थिंक दिस विल रियली हेल्प देम। सो स्टार्ट अर्ली, यानी कि जल्दी शुरुआत करें, ये पहले। You have a lot of time then, right? लेकिन आजकल के यंगस्टर्स, मुझे नहीं पता आपकी क्या हैबिट्स हैं, लेकिन बहुत खर्चा करना चाहते हैं। बोले बचाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है ना, इतनी जल्दी क्या है? क्या आप भी वैसा ही कुछ सोचती है या फिर आप बहुत सेंसिबल तरीके से खर्च करती हैं? आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर बालिका वधू, मेरे जो को एक्टर थे, हम दोनों बिल्कुल सेम एज के थे। कई बार मैंने देखा है कि यू नो उनके पास एक नया फोन आ गया और मैं कहती थी पापा को कि मुझे भी ऐसा वाला फोन चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम उनके पास नया लैपटॉप है, मैं पापा को बोलती थी मुझे भी ये लैपटॉप चाहिए। पापा मुझे कहते थे अभी नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज मार्च, पापा बोलते थे अभी नहीं, दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर में मुझे आ जाता था, बिकॉज ही यूज्ड टू प्लान दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। इवन मुझे आज भी अगर मुझे फोन चाहिए, ही विल टेल मी 1 महीने बाद एंड ही विल गेट इट। बट वो जो मुझे एक टाइम पीरियड देते थे, और मैं भी बहुत अच्छी बच्ची थी कि मैंने पेशेंस रखे इतने, अदरवाइज अगर मैं बाकी लोगों की तरह जिद करती तो आई डोंट नो वेयर टुडे हम लोग कहाँ होते। बट आई थिंक दैट रियली हेल्प। अगर मैं छोटी छोटी चीजें जैसे कि लैपटॉप, गैजेट्स, ये वो, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स, आई लव कैमराज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जितने भी नए कैमरा है सब ले लूं। एंड दैट इज व्हाट टीचिंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम हिम। इनसे मुझे यही चीज सीखने मिली कि जिसकी जब भी जो जरूरत है, जितनी जरूरत है, टेक दैट, यूज इट। ओके, यू वांट समथिंग एल्स, वेट फॉर इट, मिल जाएगा लेकिन वेट फॉर इट। एंड आई थिंक दैट पेशेंस विच मुझे सिखाया गया है बचपन से, दैट रियली वर्क्स टुडे। बिकॉज व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी, मैंने काफी लोगों को देखा है, माई एज पीपल, दे लव पार्टिंग, दे लव गोइंग आउट फॉर डिनर्स, दे लव गोइंग आउट, कभी लोनावला चले गए, कभी गोवा चले गए। और मुझे ही बचपन से ऐसी आदत है कि ऐसे जैसे तैसे नहीं करना, बर्थडे पे जाएंगे,
एंड दैट इज माई आइडिया। बर्थडे पे जाएंगे, उसके आगे पीछे मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैं ऐसे ही मुझे सिखाया गया है। एंड आई थिंक दोज टीचिंग्स रियली हेल्प अ पर्सन, यू नो। सो आई एम श्योर कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं वो तो शायद आपके जितना कमाते भी नहीं होंगे, आप उनसे कहीं ज्यादा कमाती है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बचत की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट्स की आदत को बरकरार रखी है। तो आपके लिए भी लेसन है कि अविका गौर को सिर्फ देखे नहीं, उन्हें फॉलो भी करें, और वो जो करती है वो आप भी करें। आप 18 की हो चुकी है, 18 साल की हो चुकी है, एडल्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने पेरेंट्स की सलाह पर खर्चा करती है, और उनके पेरेंट्स पूरी तरह से इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को उनके आगे जो गोल्स हैं उसके हिसाब से लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका, अविका आपका भी पहला कदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। इस खास एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।